नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से आ रही खबर के साथ ही करेंगे। अयोध्या जो इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजह समाजवादी पार्टी का वो नेता है जिसने गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अयोध्या गैंग रेप के मुख्य आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें फिलहाल खाली करवाई जा रही हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बैंक भी है जिसे नोटिस दे दिया गया है। कॉम्प्लेक्स में जिनकी भी दुकानें वो सभी खाली कर रहे हैं। जांच के दौरान पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स जिसका पिछला हिस्सा अवैध रूप से बनाया गया है, यहां तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया। कल मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नपाई जोखाई के बाद खाली करने की कार्रवाई चल रही है। में लगातार प्रशासन की कार्रवाई चालू है। कल अवैध रूप से निर्मित बेकरी को डेमोलाइज किया गया था, तो आज ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है वो मुख्य आरोपी है। इसका पिछला हिस्सा तालाब की ज़मीन पर बताया जा रहा है। अब जो इसमें दुकानें संचालित हैं वो दुकानदारों में दहशत है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगभग खाली कर दी हैं। अगर बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग करीब खाली हो गई है। हालांकि इसमें एक पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है जिसको प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई है और ये बैंक खाली होने के बाद इस पर भी डेमोलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी अवैध रूप से तालाब की ज़मीन पर बना है। फिलहाल भदरसा कांड में मुख्य आरोपी के मकान की भी पैमाइश राजस्व विभाग करेगा और उसके रिपोर्ट के आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। पीड़ित बच्ची को न्याय देने के लिए अब लोग भी लामबद्ध हैं, तमाम समाज सेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल भी अब से कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेगा और वो सबसे पहले घटना स्थल यानी कि इस गांव में आएगा जहां पर पीड़ित बिटिया के घर जाएगा और उसके बाद बच्ची से मुलाकात करेगा और फिर पत्रकार वार्ता को संबोधित भी करेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए और इसी बीच एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। इधर बीजेपी हाईकमान ने काफी गंभीरता से इस मसले को लिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने बीजेपी डेलीगेशन इन सभी ने मुलाकात की है पीड़िता से, उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की वारदात में लगे आरोपी को बचाने में जुटी हुई है। बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है पीड़िता के घर में। हमारे साथ में बात करने के लिए नरेंद्र कश्यप जी हैं, इनकी अध्यक्षता में डेलीगेशन पहुंचा है। मंत्री जी, क्या कुछ रहा इस पूरी आपने जो बातचीत की, आप पीड़िता के परिवार के साथ मिले, क्या कुछ रहा? आज 12 वर्षीय पीड़िता की माता से बात हुई है, गंभीर बातों की जानकारी ली है, उनके दर्द को समझा है। हम प्रतिनिधि मंडल ने उनको आश्वस्त किया है कि उनको हर प्रकार से न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। अभी पीड़िता से बात करनी है, अधिकारियों से रिपोर्ट लेनी है और जो भी कंक्लूजन निकलेगा उससे पार्टी हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। इतना सत्य है कि एक भी दोषी, एक भी अपराधी इस जघन्य अपराध में जो शामिल है वो कानून से बचेगा नहीं, उनको दंड का भागीदार होना पड़ेगा। सर, अंतिम सवाल है, जो आपने बातचीत की है उसमें क्या कुछ निकल के आया, वो संतुष्ट हैं आपकी कार्रवाई से? सरकार की कार्रवाई से और पार्टी के डेलीगेशन के कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं। उनके मन में एक भय का वातावरण जरूर लगा है, लेकिन हम अधिकारियों को कहेंगे कि किसी भी प्रकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा हो, भय का वातावरण परिवार के बीच में नहीं होना चाहिए। ये जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बाकी जो शिवपाल यादव हैं, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से? समाजवादी पार्टी के लोग इतनी जघन्य घटना पे भी राजनीति कर रहे हैं। समाजवादियों की इसकी निंदा करनी चाहिए थी, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। उल्टा उन्होंने डीएनए की बात कर दी है, न्याय की बात कर दी है। अरे समाजवादियों, थोड़ी शर्म हया करो। गरीब परिवार की 12 साल की बच्ची है, प्रेग्नेंट है, अभी भी आपको सबूत चाहिए। मेरे ख्याल से समाजवादियों को इन सब बातों का जवाब तो देना पड़ेगा। और इस मसले को लेकर बलिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी।
लेगी, उनकी पुश्ते भी आज करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, क्योंकि आपकी आप देखते रहिए, पूरी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपके साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इंडिया गठबंधन का एक भी नेता नहीं दिख रहा, ये सवाल भी उन्होंने उठाए। इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक चश्मा पहन के देखना, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये नियत ही बन चुकी है। जब भी समाजवादी पार्टी की अब रेप की घटनाओं को भी किसके साथ हुई है, कौन करने वाला है, ये समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण है। और मैं कह सकती हूँ कि आज शायद मुझे लग रहा है कि किसी और के साथ ये घटना हुई होती, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आके खड़ा हो जाता अयोध्या की सीमा पर। आज एक भी आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा। और इस मामले में हुई अब तक की कार्रवाई को लेकर एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार गरीबों और कमजोरों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है, आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। जिसका उदाहरण आपने देखा कि जो सरकार का बुलडोजर है वो भी अपना काम कर चुका है और कर भी रहा है, कर चुका है नहीं बल्कि कर रहा है। तो कार्रवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस होगा। सूत्रों से खबर है कि कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। अगले हफ्ते ये बिल लाया जा सकता है। संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार दिए थे। और आने वाले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि बिल में संशोधन के लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक को टेबल करने जा रही है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए वक्फ के अंदर संशोधन किए गए और उसे अच्छा बताने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ के लिए अच्छा दिखाने के लिए बहुतों के लिए बुरा हो गया। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये बदलाव जो कि संभावित है वो मंजूर नहीं है। विरोध का ऐलान पहले ही बोर्ड की ओर से कर दिया गया है। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद वसीम रसूल इलियास ने कहा कि यह कानून वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है। मुसलमानों से इस पर बात होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने मुसलमानों से मुतालिक जब भी कोई चीज लाई है पार्लियामेंट में, तो मुसलमान से चीजों को छीना है। चाहे मौलाना आजाद फाउंडेशन को खत्म करने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप को खत्म करने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून हो, ये सिर्फ मुसलमानों से कोई चीज छीनने के लिए की जा रही है। तो ये मुनासिब बात नहीं है। और हम समझते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई मेजर चेंजेस लाने की कोशिश की जाएगी, कोई तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी और उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाएगी, तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इधर केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आउटसोर्सिंग से भर्ती पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में आउटसोर्सिंग से भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा। इसी के साथ उन्होंने जातीय जनगणना की मांग भी की है। कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां जो हो रही हैं उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है। आरक्षण जिसके लिए भी इंटेंडेड है उसे उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम जातियों की गणना करें। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। खड्डा तहसील के भैंसहा गांव में सीएम योगी ने बाढ़ राहत कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने नारायणी नदी के किनारे बने बांधों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बाढ़ बचाव कार्य की जानकारी ली, तो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं वहां पर मौजूद बच्चों को दुलार करते भी नजर आए मुख्यमंत्री। और कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले माफिया हावी थे, जंगल राज चलता था, जंगल पार्टी के कारण भय का माहौल था। सूर्यास्त के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज आतंक, अराजकता, गुंडागर्दी खत्म हो रही। सिंचाई विभाग के जो अभियंता कार्य करते थे उनकी निर्मम हत्या होती थी, माफिया हावी थे। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों को उपजातियों में विभाजित करने के फैसले पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इससे समाज में असंतोष की भावना पैदा होगी और केंद्र और राज्यों में मतभेद की स्थिति भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे सरकारें मनचाही जातियों को आरक्षण का फायदा देंगी। के आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मानसिकता के साथ उठाया गया ये गंभीर कदम है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के दिए गए निर्णय के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी। इधर चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को 2029 के चुनाव में भी विपक्ष में बैठने के लिए ही तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों की वजह से तीसरी बार सरकार में आई है और 2029 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करने के दौरान ये बात कही है। उद्घाटन के बाद शिवालिक गार्डन में जनता को वो संबोधित कर रहे थे। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। द ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में हंगामा हो गया और रेजिडेंस और मेंटेनेंस टीम के बीच में हाथापाई हुई है। आरोप है कि मेंटेनेंस के लिए रेजिडेंट्स से अवैध तरीके से वसूली हो रही थी। मामला बिस्रक थाना क्षेत्र के सुपरटेक इको विलेज 1 का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेंटेनेंस को लेकर सोसाइटी के अंदर रहने वालों और मेंटेनेंस टीम के बीच
बवाल हुआ है। खबर देवरिया से, जहां पुलिस ने 21 जुलाई को हत्या का खुलासा कर दिया। मृतक के 2 रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन को लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी थी, लेकिन विवाद बढ़ता ही गया। आरोपियों ने चाकू से हमला कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद कर ली है। जनपद देवरिया के थाना मदनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रकरण में पंजीकृत अभियोग में मुखबिर की सूचना पर महेन मंदिर के निकट भट्टे के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आला कत्ल चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर मथुरा से, जहां पर 16 साल के बच्चे की हत्या से सनसनी मच गई। दोस्तों पर ही दोस्त की हत्या का आरोप लगा। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के रहने वाले लड़के ही राहुल को बुलाकर ले गए और मारपीट कर नाले में फेंक दिया। पुलिस के गांव पहुंचने से पहले ही आरोपी गांव छोड़कर भाग गए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या हो गया है? मैं चौरा ले गए घेर के नहीं मारो है, मार कूट के नहीं खोपड़ी फाड़ देंगे, सगरी छाती फाड़ देंगे, नाले में पटक दो कहते हो कोई माती भाई बुला ले। तो गांव के ही गांव के ये मैं अंदर के चौराहे सरिया के नाती ये। अच्छा, तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? हमें मालूम पड़ी का के हम लोग ले गए। मैं कहा मुमकिन नहीं है, मैं हॉस्पिटल भाई में रोटी खवाई है, मैं तो फिर पीट पाट के तार दी मार दियो। जब इन्हें के और खबर आई हमारी चाची के जोरे में टम्पू वाले कहेंगे लोग वन के ऐसे बात है। उठा ला अपने लड़का। कहाँ मिला था लड़का? भाई में चेका में। इधर बागपत में किराना व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर 6 लाख लूट की वारदात हुई है। इस मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई नकदी और घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि किराना व्यापारी के नौकर ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 2 लड़के अभी जो अमन उर्फ सैफू हैं और रिहान पुत्र शमशेर हैं, जो कस्बा बागपत के मूल निवासी हैं, ये अभी फरार है, मल्टीकेस में लगी हुई है। अभी शीघ्र इन्हें गिरफ्तार हम लोग करेंगे और जो पैसा बचा हुआ वो भी हम लोग करेंगे। ये कोई बहुत पेशेवर पहले का गैंग नहीं था, लेकिन चूँकि पड़ोसी ये लोग थे, इनको पैसे की नीड थी। लोगों ने देखा घर में पैसा रखा हुआ है और फर्स्ट अफेंडर के रूप में लोगों ने ये घटना कादित की है। इसमें जो मुजम्मिल है पहले एक चरस या गाजे केस में जेल गया था और सबके मुकदमे हम लोग खंगाल रहे हैं। शेष को जो गिरफ्तार करेंगे बहुत जल्दी समूह चार्जशीट सबमिट करके आवश्यक विधि कार्रवाई करेंगे। इधर बरेली में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कर इस युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि हर रविवार को धर्म परिवर्तन की सभा होती थी, जिसके बाद ही पुलिस ने यह एक्शन लिया है। वाराणसी पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। सेक्स रैकेट मलदहिया में मौजूद एक होटल में चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची। पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार किया। वहां पर कुछ युवक और युवतियां अवैध तरीके से सेक्स रैकेट या उससे रिलेटेड चीजों के लिए वहां हो सकते हैं। तो मौके पे हम तुरंत टीम बनाकर और वहां पर गए सूचना मिलते ही, और वहां पर सीसीटीवीज भी देखे गए। वहां पर रूम्स में जाके स्वयं हमने जाकर देखा कि कम से कम 10 युवतियां और उतने ही लड़के आपत्तिजनक अवस्था में मौके से पकड़े गए हैं। इधर फतेहपुर में एक शख्स बीते 5 महीने से मुकदमा दर्ज कराने के लिए भटक रहा था। पीड़ित के मुताबिक साइकिल चोरी के सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस ने चोरी का केस दर्ज नहीं किया था। इसके बाद पीड़ित ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। जब पीड़ित ने ये चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। सर 29 फरवरी को हमारे घर से साइकिल हमारी बहन की चोरी हुई थी। फिर उसके बाद हमने कोतवाली में पत्र दिया, वीडियो दिखाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फिर उसके बाद हमने जो है तो मुख्यमंत्री को लिखा, तब उसमें जाकर के हमारी कार्रवाई हुई। 5 महीने तक हम इधर उधर भटकते रहे। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। इधर सहारनपुर में सड़क धंसने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला विनोद विहार कॉलोनी का है। हादसे में 4 मजदूर और पार्षद जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सड़क धंसने पर लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अगली खबर ललितपुर से, जहां बारिश की वजह से नदी, तालाब और बांध पानी से लबालब हो चुके हैं, तो कुछ लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं जगहों पर मस्ती करते दिख रहे हैं। देखिए कैसे बगैर किसी परवाह के, बगैर किसी सुरक्षा इंतजाम के बहुत ऊंचाई से पानी में छलांग लगा रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी यहाँ हो सकता है। झरने में मौज मस्ती कर रहे हैं। 30 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते ये लड़के दिख रहे हैं। सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी है कि इन लड़कों को रोकने के लिए झरने के आसपास कोई सुरक्षा कर्मी तैनात क्यों नहीं। झांसी में लुटेरों ने एक भाई बहन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लड़की का पर्स छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से पर्स भी बरामद कर लिया है। लूट की वारदात शनिवार को कटेरा इलाके के रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। इधर हाथरस में मथुरा रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप पर हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अलीगढ़ रेफर किया गया है। पेट्रोल पंप पर हादसा हुआ है। हाथरस के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो हाथरस पर एक शख्स की मौत हो गई। एक कर्मचारी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। 2 लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अलीगढ़ में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के यहां सामने आ रही है। हाई टेंशन लाइन टूटी हुई थी, तार लटका हुआ था, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। कर्मचारी की दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर ही उसकी जान चली गई। वहीं 2 लोग और जो वहां मौजूद थे वो भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इधर लखनऊ एसटीएफ ने नशे की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने सोनभद्र चौपन से गिरफ्तारी की है। आरोपी उड़ीसा से गांजे की खेप ट्रक में छिपाकर प्रयागराज ले जा रहा था डिलीवरी के लिए। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शिव प्रसाद मिश्र और हसन अली प्रयागराज के रहने वाले हैं। इधर फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सामने आया। प्रॉपर्टी डीलर पप्पू के परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र ने ही उसकी हत्या की और शव नहर में फेंक दिया। पुलिस स्टीमर की मदद से नहर में पप्पू के शव को तलाश रही है। शिकोहाबाद के कटरा मीर इलाके का ये मामला है। पप्पू के परिजन गांव वालों के साथ थाने पहुंचे थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी और उसकी बहन को हिरासत में लिया है। उसके साथ 2-3 आदमी और बैठा रहे। उसने कहीं से मैनपुरी लेके गया है। 8 बजे मैनपुरी से बात हुई भाई की, बाप से अपनी से। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, खाना बना लेना 8 बजे। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले शुकाबाद तक। मैनपुरी से मुश्किल से 1 घंटा का रास्ता है। मैनपुरी वाले चौराहे शुकाबाद में आया है, वहाँ से वो लेके अपना चला गया है। ले जाके उसमें गोली मार दी है। पुलिस के द्वारा जानकारी हुई है और नहर में डाल दिया। इधर महाराजगंज में एक बदमाश ने किराना कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से लौटते वक्त बदमाशों ने कारोबारी वाशिष्ठ पांडे को गोली मारी। 3 में से 2 बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। निचलौल थाना इलाके के बरोहिया का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले तीनों बदमाश नेपाल के रहने वाले हैं। गोली किसको मारे हो?
मैं नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता। कितने लोग थे? कितने लोग थे? सही से बता, कट्टा कहाँ बा सर? कट्टा चलाया हो? नहीं सर, मैं नहीं कितने कट्टा थे सर? मेरे को उतार दिए थे, उतार दिए थे मेरे को। कौन उतार दिया था? वही दोनों बोले कि उतार दे। कितने लोग थे सर? कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग? तुमको लेकर 3 लोग थे? मालूम नहीं कहाँ के थे वो लोग? नहीं सर, वो लोग मैं बोले कि उतर, तुम आता हूँ, जो लोग आते हैं पानी लेके आते हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।